हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 13th वीडियो में, जो कि ट्रेनिंग ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की पोस्ट की वैकेंसी के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन साथ ही साथ ये वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उतना ही उपयोगी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन की, और आप इस वीडियो को कंप्यूटर नेटवर्क के फर्स्ट पार्ट की तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन, इसका मीनिंग क्या है? आप सब जरा सोच के बताइए, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, हिंदी में से कहते हैं संवाद। जब भी आप अपनी बात किसी और से करते हैं या किसी और की बात आप समझते हैं, सुनते हैं, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। तो जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, उसी तरह डिवाइसेस भी कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। डिवाइसेस मीन्स कंप्यूटर्स मेनली। तो जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करें, है ना, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगी? उनके पास कोई, हम लोग जैसे बात करते हैं बोल के, वैसे तो नहीं करेंगी। वो कुछ ना कुछ डेटा एक्सचेंज करेंगे, जिससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे आ जाता है कि डेटा कम्युनिकेशन। वाई? बिकॉज दे आर कम्युनिकेटिंग यूजिंग डेटा। डेटा को ट्रांसमिट करके मशीन टू मशीन, ये एक मशीन, ये दूसरा मशीन, और ये कुछ डेटा भेजता है, ये कुछ डेटा भेजता है, फिर ये कुछ भेजता है। ऐसे कम्युनिकेशन होता है। यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब है दो डिवाइसेस के बीच में डेटा का ट्रांजैक्शन या ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और चूंकि डेटा का ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में या इस डेटा कम्युनिकेशन नाम के टॉपिक में कुल मिला के हमें क्या देखना है कि डेटा कैसे एक मशीन से दूसरे मशीन तक पहुंचेगा, यानी कि डेटा कैसे कम्युनिकेट होगा दो मशीन्स के बीच में। ठीक है, चलिए, तो जब भी डेटा कम्युनिकेशन होता है तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तभी डेटा कम्युनिकेट होगा। ठीक है, देखिए, ये कंपोनेंट्स को आप कैसे समझिए। कौन कौन से वो चीज़ हैं जिससे जब वो मौजूद होते हैं तब डेटा कम्युनिकेशन होता है, उसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स। वो रिक्वायर्ड थिंग्स, वो रिक्वायर्ड पार्ट्स, जिसके मौजूदगी में ही डेटा कम्युनिकेशन होता है, तो उन रिक्वायर्ड पार्ट्स को हम कंपोनेंट्स कहते हैं। देखिए, डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं? पहला है सेंडर। सेंडर मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जो डेटा को भेजेगा, सेंड करने वाला। दूसरा, रिसीवर, जिसके पास ये डेटा जाने वाला है, जो रिसीव करेगा डेटा को, उसे कहेंगे, या इंफॉर्मेशन को, उसे कहेंगे रिसीवर। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है मैसेज, बिकॉज सेंडर रिसीवर को क्या भेजेगा? मैसेज ही भेजेगा, है ना, कुछ मैसेज मीन्स की डेटा। ठीक है, चौथा जो कंपोनेंट है वो है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है। अब देखो आप, ये मीडिया क्या होता है? जैसे हम स्विच दबाते हैं अपने घर में लाइट का, तो क्या होता है? अंदर ही अंदर वायर्स लगे हैं, वायर से करंट जो है जाता हुआ और बल्ब के थ्रू लौटता है, मतलब एक सर्किट पूरा होता है, तो वो बल्ब जल जाता है। इसका मतलब है कि वो जो वायर्स हैं वो एक मीडिया है, वो एक चैनल है। कम्युनिकेशन मीडिया को हम चैनल भी कहते हैं, चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, EEL, कम्युनिकेशन चैनल। इसके थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है, या इसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बहकर बल्ब तक पहुंचा है ना। तो एक रास्ता तो चाहिए जिसके थ्रू जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो वहां तक पहुंचे, रिसीवर तक पहुंचे। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, जैसे हम आपस में बात करते हैं तो एयर के माध्यम से हमारी आवाज़ दूसरे तक पहुंचती है, तो एयर यहाँ पे मीडिया हो गया। वैसे ही जब भी कम्युनिकेशन होता है तब एक कम्युनिकेशन मीडिया का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हम देखेंगे इसको। और पांचवा हमारा कंपोनेंट है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल, देखिए, आपको ये सेंडर नाम से ही समझ में आ गया, रिसीवर नाम से ही समझ में आ गया, मैसेज नाम से ही समझ में आ गया। कम्युनिकेशन मीडिया अगर नहीं समझ में आया नाम से, हालांकि नाम से ही समझ में आएगा, बट मेरे बोलने से समझ में आ गया होगा। अब ये प्रोटोकॉल्स क्या है? आपने प्रोटोकॉल्स पहले जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, बट इसका एक्चुअल मीन होता है रूल्स। वो रूल्स, वो सेट ऑफ रूल्स जिसकी मदद से कम्युनिकेशन होगा, जिस रूल के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, उसे कहते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, चलिए, अभी तक हमने ये देख लिया कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। 5 कंपोनेंट हमने देखे: सेंडर, रिसीवर, मैसेज, कम्युनिकेटिंग चैनल या कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन मीडिया, और प्रोटोकॉल्स। ठीक है, हम इन पांचों की चर्चा फिर से करेंगे, बट उसके पहले हम इसके डीप में जाएं उससे पहले एक चीज आप समझ लीजिए जिसका नाम है सिग्नल। अभी देखो आप,
जब भी कम्युनिकेशन होता है तो जो डेटा ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरे जगह, वो सिग्नल्स के फॉर्म में होती है, सिग्नल के फॉर्म में। अब ये सिग्नल क्या होते हैं? आपने कभी वेव्स का नाम सुना है? वेव्स, अगर कोई तालाब हो और उसका पानी शांत हो, उसमें आप जाकर एक कंकड़ फेंक दें तो उसमें एक वेव्स, ऐसे लहरें उठती हैं उसके पानी में, है ना। इसी लहरों को तरंगे कहते हैं, तरंग या वेव्स। वेव्स को हिंदी में कहते हैं तरंग, ठीक है। तो यही वेव्स इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल्स कहलाते हैं। सिग्नल, सिग्नल, ठीक है। होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक के जो तरंगे हैं वो इस तरीके से कुछ चलती रहती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? सिग्नल्स, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? यानी कि देखो, जब भी आप डेटा कम्युनिकेट करोगे वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो जब डेटा कम्युनिकेट होता है तो ये सिग्नल्स ही तार के थ्रू या कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचते हैं। तो इस सिग्नल्स को समझना थोड़ा हमारे लिए अभी जरूरी है कि बाद की चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, सिग्नल दो तरीके का होता है। एक होता है एनालॉग सिग्नल, एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल। मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं कि जहां भी वर्ड डिजिटल आए समझ जाना आप कि ये 0 और 1 पर आधारित है, बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित है। क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स यूज होते हैं, ऐसे सिस्टम जो 0 और 1 पे काम करता है उसे कहते हैं डिजिटल सिस्टम। तो यहां पे जो सिग्नल की हम बात कर रहे हैं वो भी डिजिटल, यानी कि 0 या 1 का ही प्रयोग करेगा। कैसे करेगा हम देखेंगे। एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं? जो सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल हो, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस सिग्नल, जिसमें चेंजेस कंटिन्यूअस हो रहे हैं उसे कंटिन्यूअस सिग्नल या एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, कभी मेरी आवाज तेज हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी फिर कम हो रही, फिर तेज हो रही है, ऐसे सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। देखो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये एनालॉग सिग्नल का एग्जांपल है। देखो आप, इसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन हो रहा है। अगर मैं मान लूं कि इतना लेवल 5 वोल्ट का है, तो ये, और ये 0 वोल्ट है अगर सपोज, तो ये यहाँ पर कभी 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट, फिर 0.5 वोल्ट, फिर 1.5 वोल्ट, ऐसे फिर 4 वोल्ट, फिर 4.5 वोल्ट, फिर ऐसे हर हर टाइम पर, अगर इस पर हम टाइम ले लें और इसको सेकंड्स में बांट दें, 1 सेकंड, 2 सेकंड, तो हर सेकंड या सेकंड के कुछ 10वें 20वें पार्ट में ही सिग्नल की वैल्यू बदल रही है। ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ऐसे सिग्नल को कहते हैं एनालॉग सिग्नल। और ये रियल वर्ल्ड के सिग्नल है, जब हम बोलते हैं वो भी एक एनालॉग सिग्नल होता है, ठीक है। और वायर्स में जो डेटा ट्रांसमिट होते हैं वो भी एनालॉग सिग्नल ही होते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल की। देखो आप, एक सिग्नल ऐसे करो, ये टाइम है इस पर, और इस एक्सिस पर वोल्ट्स हैं, तो इस पे हमने ले लिया ये 5 वोल्ट, ये है 0 वोल्ट, ठीक है। देखिए एक सिग्नल को मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, ये ऐसे है सिग्नल, ये 1 2 3 4 5 ऐसे सिग्नल्स के टाइम जो है वो बढ़ रहे हैं, टाइम है ना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ऐसे 6 7 सेकेंड्स, 6 7 अब देखिए एक सिग्नल कैसा है, ये यहाँ से आया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, 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 फिर ऐसे। देखो आप, इसमें हो क्या रहा है, 0 सिग्नल पर, 0 सेकेंड पर, 0 सेकेंड पर इस सिग्नल की वैल्यू थी 0 वोल्ट, ठीक है। लेकिन 1 सेकेंड पर ये ऑटोमेटिक है ना, एक ही बार में 5 वोल्ट चला गया, सीधे 5 वोल्ट। और 1 से 2 सेकेंड के बीच ये 5 ही रहा, देखो उसमें कोई बदलाव नहीं है। और 2 सेकेंड पर जस्ट, मतलब डायरेक्टली ये 0 हो गया, है ना। और फिर 2 से 3 के बीच ये 0 ही रहा, 0 वोल्ट। लेकिन 3 पर ये डायरेक्टली 1 हो गया, और 3 से 4 के बीच ये 1 रहा, लेकिन 4 से 5 के बीच भी ये 1 रहा, 5 पर डायरेक्टली 0 हो गया, फिर 5 से 6 के बीच ये 0 रहा, 6 से 7 के बीच ये 0 रहा, और 7 पे डायरेक्टली 1 हो गया, 7 से 8 के बीच ये 1 रहा। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 1 0 0 1। देख रहे हो आप? तो ये 0 1 का कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी होती है सिग्नल के पास, या तो वो 0 वोल्ट होगा या तो 5 वोल्ट होगा। 0 और 5 के बीच 2.5 3.5 4.5 ये सब उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये डिस्क्रीट सिग्नल है। डिस्क्रीट मतलब होता है बिल्कुल अलग अलग, वो अलग चलते हैं। देखो 0 अलग है, 1 अलग है, ऐसा नहीं कि मिक्स है, एकदम एकदम कंटिन्यूअस चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूअस तो दिख रहा होता है, बट एक्चुअली में ये डिस्क्रीट है, 0 1 0 1 ऐसे, ठीक है। 0 और 1 के बीच कोई वेरिएशन, ऐसा नहीं कि 0 और 1 के बीच ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे कंटिन्यूअस होता है, ऐसा नहीं। डायरेक्टली 0 से 1 और 1 से 0,
इसे कहते हैं डिस्क्रीट सिग्नल, और ये डिजिटल सिग्नल कहलाता है क्योंकि ये 0 और 1 का प्रयोग करता है। देख रहे हो आप, इसके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, 0 या 1। ठीक है, तो जो हम जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है, सारे कंप्यूटर मॉडर्न वो डिजिटल हैं, और हमारे मोबाइल जितने भी डिवाइसेस आज यूज हो रही हैं सब डिजिटल डिवाइसेस हैं ना, क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस से एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और वो एफिशिएंट ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे फायदे हैं डिजिटल डिवाइस के। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो मोबाइल है, ये सब क्या यूज करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स। लेकिन जो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया है, वायर्स हैं, ये सब एनालॉग सिग्नल के लिए बने हुए हैं। ये एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक जरूरत पड़ती है कि कई बार हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करें और फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करें। समझ रहे हैं आप, जरूरत तो पड़ेगी ही। ठीक है, तो जब एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग की हमें जरूरत पड़ रही, मतलब हमें एक डिवाइस चाहिए जो एनालॉग सिग्नल को किस में बदल दे, डिजिटल में, और डिजिटल सिग्नल को किस में बदल दे, एनालॉग में। तो इसके लिए एक डिवाइस है, देखो उसका नाम है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एक डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन करता है, मॉड्यूलेशन। एक्चुअली में मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, लेकिन यहां पर हम मॉड्यूलेशन को ऐसे देखेंगे कि एनालॉग सिग्नल को ये जो मॉड्यूलेटर है, इसको कह सकते हैं मॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, इसमें एनालॉग सिग्नल दीजिए और इसको ये डिजिटल सिग्नल बना देगा, डीएस में बना देगा। ठीक है, तो एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्टर है ये। उसी तरह जब आपके पास जब आपके पास डिजिटल सिग्नल आएगा और आपको इसको किस में बदलना है, एनालॉग सिग्नल में, तो आपके पास एक डिवाइस यानी कि एक डिवाइस बनाया गया है जिससे कहते हैं डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर, इसका मैं यहां लिख रहा हूं, डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, डीमॉड्यूलेशन करता है, डीमॉड्यूलेशन। यानी कि डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग सिग्नल में बदल देना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। बात समझ में आ गई, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है, और डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग सिग्नल में बदल देना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। लेकिन मॉड्यूलेशन का एक और मीनिंग है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। होता क्या है कि जब सिग्नल आप देखेंगे, सिग्नल अगर हम ऐसे देखें, ये सिग्नल है मान लो, तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है कुछ। फ्रीक्वेंसी मतलब मान लो ये 1 सेकेंड है, ये यहाँ पर 2 सेकेंड है, मतलब ये टाइम मैं ले रहा हूँ, 3 है, ये 4 है, यहाँ पे ये 5 है, ऐसे सेकेंड्स में चल रहा है टाइम। और यहाँ पे वोल्टेज मान लो 5 वोल्ट। ठीक, तो देखो एक चीज समझो आप, दो चीजें मैं आपको यहाँ समझाने लाया हूँ। एक तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दूसरा वेवलेंथ। ये आपका जानना जरूरी है। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकेंड में ये सिग्नल जितनी बार अप डाउन होगा उसे कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है कि 0 से जाकर फिर से 0 पर पहुंचना एक साइकिल कहलाता है। साइकिल, एक साइकिल, एक पूरा क्रम पूरा हो गया। ठीक है, अब ये साइकिल 1 सेकेंड में जितनी बार बनेगा उसे कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 सेकेंड में जितने साइकिल्स कोई सिग्नल कंप्लीट करता है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और वेवलेंथ किसे कहते हैं, देखो आप, जब भी एक सिग्नल चलता है ना, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं पीक, हिंदी में शीर्ष। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट, जो नीचे सबसे लोएस्ट एरिया पर पहुंचता है, इसे कहते हैं क्रस्ट, या हिंदी में कहते हैं गर्त। ठीक है, अब देखो आप, जब ये सिग्नल चलेगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे पीक्स, बहुत सारे क्रस्ट, बहुत सारे पीक, बहुत सारे क्रस्ट ऐसे बनाता चलेगा, राइट। तो कोई भी दो आप ले लें क्रस्ट, या कोई भी दो ले लें पीक, दो पीक के बीच की दूरी को हम कहते हैं वेवलेंथ। समझ में आया आपको, वेवलेंथ कहते हैं दो पीक्स या दो क्रस्ट, कोई भी दो आप ले लो, के बीच की दूरी, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस बनेगा ना, इसे कहते हैं वेवलेंथ। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। कई जगह ये म्यू नाम का एक सिंबल होता है, इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, समझ गए आप। यानी कि जब भी एक सिग्नल होगा उसके पास दो चीजें होंगी, एक तो उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वो 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करता है, और एक उसके हर दो पीक या हर दो क्रस्ट के बीच की दूरी को हम कहते हैं वेवलेंथ। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में अपोजिशन का रिलेशन होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ है उसके जस्ट अपोजिट होती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन होता है। देखिए, V इक्वल टू न्यू लैम्डा,
या v इक्वल टू एफ लेमडा है। इसका मतलब कि किसी वेव की जो वेलोसिटी होगी, वेव का जो जो गति होगी, जो उसका वेग होगा, वो उसके फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ क्या मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यू से रिप्रेजेंट किया है फ्रीक्वेंसी को, यहाँ पे एफ से, तो दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो एफ इक्वल टू मिल जाएगा v अपॉन लेमडा, और हर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जिसके हम आगे बात करेंगे उसमें v कांस्टेंट होता है, दैट इज c, लाइट का जो स्पीड है वो होता है। तो इसको v को हम हटा सकते हैं, तो आपको यहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ f इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, मतलब एक तरीके से प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि लेमडा अगर बढ़ेगा तो f घटने लगेगा, f अगर बढ़ेगा तो लेमडा घटने लगेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां से दो चीजें आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि हर वेव या हर सिग्नल के पास एक दो चीजें होंगी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति, आवृत्ति, और वेवलेंथ को हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें और इनके बीच में अपोजिट रिलेशन है, ये चीजें आपको जब पता होगी तो हम आगे की बात करते हैं। देखिए, हमें पता चल गया कि हर वेव या हर सिग्नल का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ ना कुछ वेव होगा, वेवलेंथ होगा। ठीक, अब देखिए दिक्कत कहाँ आती है, हमें क्या करना है, सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, एक जगह से ट्रांसमिट करना है, एक जगह से भेजना है, और रिसीवर के पास दूसरे जगह जाकर उसको रिसीव करना है। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि कोई सिग्नल कितना दूर जा पाती है, राइट। अगर हम किसी सिग्नल को हवा में भेजें, हवा में की बात कर रहा हूं मैं, वायरलेसली भेजें, तो वो कितना दूर जा पाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये प्रयोगों द्वारा पाया गया कि जिस भी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कम होता है वो ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर पाती। समझ रहे हो आप बात? जिस भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होती है वो ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर पाती, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर पाती है। ठीक, अब जो हमारी हमारी वॉइस होती है, जो हम बोलते हैं, वो 30 से 20 किलो हर्ट्ज। देखो आप, अब यहाँ पे घबराना नहीं, हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी को मापने का यूनिट है। जैसे हम शक्कर को, आटे को किलो में नापते हैं, ऑयल को लीटर में नापते हैं, उसी तरह फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापा जाता है। तो 30 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हम कोई भी मनुष्य बात करता है। अब अगर हम इस सिग्नल को डायरेक्टली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रांसमिट करें ना, तो इसके लिए हमें एंटीना का जो हाइट है, क्योंकि इसको भेजने के लिए एंटीना लगेगा, वो कम से कम 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर ऊंचा एंटीना लगाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है एंटीना को लगाना। ठीक है, तो क्या होता है कि हाँ, कई जगह पॉसिबल है जहां बहुत बड़े इमारत लगे हुए हैं, बहुत ऊंचे टावर बने हुए हैं, टावर मीन्स कि बहुत बड़े बिल्डिंग बनी हुई, वहां पर आप लगा सकते हैं, लेकिन हर जगह इसको लगाना पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी सिग्नल मैं जो यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ मोबाइल फोन पे बात करने की। समझ रहे हैं आप बात? हमने मोबाइल पे कुछ बोला हेलो, और क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है और इसको हमें भेजना है दूसरे मोबाइल पर, तो दूसरे मोबाइल पर भेजने के लिए हमारी जो सिग्नल हम जो बोल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इतना ही है। तो हम जिससे बात कर रहे हैं वो मान लो अमेरिका में है, ये ज़्यादा दूर जा ही नहीं पाएगा, है ना। तो हमें क्या करते, इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला गया, इसको सॉल्यूशन निकाला गया कि हम क्या करेंगे, जो लोअर फ्रीक्वेंसी की जो सिग्नल्स हैं उनको हम क्या करेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी वाले, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के साथ मिक्स कर देंगे, मिक्स कर देंगे, है ना। और अब क्या होगा, जो मिक्स का जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने का जो रिजल्ट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई। और हाई होने के कारण अब हम छोटा भी एंटीना बनाएंगे, मतलब 2 किलोमीटर ऊंचा नहीं, छोटा 100 मीटर का भी एंटीना बनाएंगे, तो भी ये बहुत दूर तक जा ट्रेवल कर पाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो हमारा जो सिग्नल है, हमारे जो साउंड है, हमारी जो वॉइस है, या इस तरीके के जो लोअर फ्रीक्वेंसी के डेटा हैं, क्योंकि डेटा हमेशा लोअर फ्रीक्वेंसी में प्रोड्यूस होता है, इसको दूर तक सेंड करने के लिए इसको हायर फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स हैं उसमें मिक्स करके भेजा जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन। समझ में आई बात? एक मॉड्यूलेशन मैंने वहां भी दिखाया जिसको डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल, फिर डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन में मॉड्यूलेशन प्रयोग होता है। लेकिन ये मॉड्यूलेशन एक्चुअली में ये है, किसी लोअर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में मिक्स कर देना, ताकि ये हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के साथ ट्रांसमिट हो पाए दूर तक, और छोटे एंटीना के साथ ही इसे कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो देखिए, मॉड्यूलेशन में
जो लोअर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है जिसे हमें भेजना है, जो हमारा एक्चुअल डेटा है, उसे कहते हैं बेस बैंड सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, ठीक है। और जो दूसरा हमारा सिग्नल जो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, जिसका काम जो केवल इस बेस बैंड सिग्नल को लेकर पहुंचाता है, कैरी करता है उसको, इसे कहते हैं कैरिंग सिग्नल या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो ये जो कैरिंग सिग्नल है या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, इसको मशीन से ही जनरेट करते हैं हम, और इसका और कुछ काम नहीं होता, केवल इसका काम है इस बेस बैंड सिग्नल को अपने ऊपर रखकर और रिसीवर तक पहुंचा देना। तो जो सेंडर होता है वो क्या करता है, मॉड्यूलेशन करता है, मॉड्यूलेट करेगा बेस बैंड सिग्नल को, कैरिंग सिग्नल के साथ मिक्स कर देगा और ट्रांसमिशन मीडिया पर डाल देगा। ट्रांसमिशन मीडिया के पास से होते हुए ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ये जाएगा कहाँ, रिसीवर के पास। रिसीवर अपने पास एक रखेगा क्या, डीमॉड्यूलेटर, और फिर इसमें से क्या करेगा, डीमॉड्यूलेटर का काम क्या है, इसमें से कैरिंग सिग्नल को अलग कर देना। ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल पहुंचा है, मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल हो जाता है उसे क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसमें बेसबैंड और कैरिंग दोनों मिक्स्ड है। तो इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में से डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, कैरिंग सिग्नल को अलग कर देता है और बेसबैंड सिग्नल को अलग करके और इसको रिसीवर के पास पहुंचा देता है। समझ में आई बात? तो यही होता है आप जब मोबाइल से किसी से बात कर, आप जब मोबाइल से बात करते हैं तो आपने जो बोला वो पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी तो यही रहेगी जो मैंने बताया 30 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच। उसके बाद मोबाइल के ही अंदर ही मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, वो इस सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स करता है। वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल डिसाइडेड होता है कि किस तरह के कौन से जनरेशन के टावर पे आप ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं। उसके साथ उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जनरेट करके उसके साथ मिक्स करके इसको वो नियर बाय टावर पे, मोबाइल टावर पे भेज देता है। वो टावर फिर इसको वहाँ से उसकी जो भी प्रक्रिया वो और वहाँ मॉड्यूलेशन करे वो अलग बात है, या फिर इसी सिग्नल को फिर से आगे दूसरे टावर पे भेज दे वो उसका बात है। बट इसी तरह ये सिग्नल होते हुए कहाँ जाती है, अगले जिसको आपने कॉल किया उसके मोबाइल तक पहुँचती है। उसके मोबाइल में भी डीमॉड्यूलेटर लगा है, उसको पता है किस फ्रीक्वेंसी का कैरिंग सिग्नल यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, इस फ्रीक्वेंसी के कैरिंग सिग्नल को इसमें से हटा देता है और ये बेस बैंड सिग्नल को अलग करके आपके स्पीकर तक पहुंचाता है जो आपके कानों तक जाती है। तो आप देखिए कि कितना एकदम एक्यूरेटली ये मिक्सिंग और डीमिक्सिंग होती है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है, क्योंकि कि जिस बंदे का आप आवाज़ सुन रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है, आवाज़ में कोई किसी तरह की खराबी नहीं होती है, मतलब एकदम लगता है कि वही बंदा बात कर रहा है ना, क्योंकि इतनी मिक्सिंग डीमिक्सिंग के कारण फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो सकती है। तो कई बार जब आप बात कर रहे हैं तो आवाज़ कुछ मोटा और पतला होने का जो रीज़न है वो यही है कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेशन में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत, चूंकि ये मशीन है तो और सिग्नल पे काम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी की थोड़ी भी जो डिफरेंस है वो आवाज़ में डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, तो इसके कारण ये होता है, ठीक है। चलिए, बहुत बातें हमने सिग्नल्स की कर ली, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन को देख लिया है ना। अब हम बात करते हैं, अब हम फिर से वापस अपने एक्चुअल टॉपिक पे जाते हैं, डेटा कम्युनिकेशन पे, और देखते हैं जरा कि कितने तरह के डेटा कम्युनिकेशन हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन के दो तरीके होते हैं। पहला सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स, दूसरा ड्यूप्लेक्स, ये DU है, ड्यूप्लेक्स, ये है सिंप्लेक्स, ये X है, ठीक है, सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स। अब यहीं से समझो आप, सिंप्लेक्स केवल एक तरह का होता है लेकिन ड्यूप्लेक्स फिर से दो तरह का होता है। पहला होता है हाफ ड्यूप्लेक्स, और इससे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। दूसरा होता है फुल ड्यूप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ठीक है। जरा समझते हैं सिंप्लेक्स क्या है, ठीक है। देखिए, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है कि डेटा केवल एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसमिट होता है, दूसरे तरफ से पहले तरफ डेटा ट्रांसमिट नहीं होता। जैसे आप एक रेडियो सिग्नल से आप रेडियो ऑन करते हैं और कहीं से सिग्नल आ रहा है जिसको आप रिसीव करके वहां पे गाने या समाचार सुन लेते हैं, है ना। लेकिन आप चाहें कि रेडियो से जहां से सिग्नल आ रहा है वहां पे भी अपना बात कुछ पहुंचा दें तो ये पॉसिबल नहीं होता है ना। सिंप्लेक्स को वन वे कम्युनिकेशन भी कहते हैं, वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। वन वे का मतलब है केवल एक तरफ से दूसरे तरफ ही कम्युनिकेशन हो सकता है, दूसरे तरफ से पहले तरफ नहीं हो सकता। मतलब इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि एक रोड है जिस पर केवल इधर से इधर ही जाया जा सकता है, इधर से इधर आने की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है।
तो इसके एग्जांपल हो जाते हैं आपके पास रेडियो कम्युनिकेशन, टीवी, है ना, टीवी में भी सिग्नल एक तरफ से दूसरे तरफ ही आ रहा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं डुप्लेक्स की। तो डुप्लेक्स के दो तरीके हैं, आपको पता है, पहला हाफ, दूसरा फुल। देखिए हाफ में क्या होता है, हाफ जो एकदम सिंप्लेक्स जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है कि आप कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक तरफ से ही किया जा सकता है। मतलब जब मान लो आपके पास एक डिवाइस है, इधर भी एक डिवाइस है, ठीक है, अगर इधर से इधर डाटा कम्युनिकेट हो रहा है तो ये नहीं हो पाएगा, और अगर इधर से इधर हो रहा है तो ये नहीं हो पाएगा। मतलब डेटा कम्युनिकेट दोनों तरफ से दोनों साइड किया जा सकता है, लेकिन एक बार में केवल एक तरफ से ही किया जा सकता है। इसे कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लेकिन एक बार में केवल एक ही तरफ से हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी ये एक डिवाइस आती है जिसमें एक बटन होता है, पुश करते हैं तो यहाँ का बात वहाँ पहुँचता है, ठीक है, और बटन छोड़ देते तो वहाँ का बात फिर यहाँ आएगा। मतलब एक बार में एक ही तरफ से कम्युनिकेशन हो पाएगा। इसे कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। अब बात आती है फुल डुप्लेक्स की। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, जरा देखिए। फुल डुप्लेक्स क्या होता है कि इसमें एक ही साथ दोनों ओर कम्युनिकेशन हो सकता है, दोनों ओर से, उधर से भी इधर से भी, ठीक है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को कहते हैं फुल डुप्लेक्स। जैसे आप फोन पे बात करते हैं, आप भी बोल रहे हैं, अगला भी बोल रहा है, एक ही साथ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि आप चुप रहेंगे तो बोलेगा, वो आपकी अलग है कि आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, वो आपकी प्रॉब्लम है। बट डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, दोनों लोग एक साथ बोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। क्लियर है? चलिए हम आगे जाएं, उससे पहले दो टर्म्स की बात कर लेते हैं जो डेटा कम्युनिकेशन में बहुत प्रयोग किए जाते हैं। एक है बैंड विड्थ, दूसरा है डेटा ट्रांसफर रेट। बैंड विड्थ क्या होता है, आप देखिए जरा। देखिए हमने पढ़ा कि हर सिग्नल की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है ना, और हर फ्रीक्वेंसी का कुछ अलग अलग रोल होता है, वो हम बाद में देखेंगे। अब आपके पास एक कम्युनिकेशन मीडिया है, चैनल है, कोई वायर है, कोई या तो कोई कोई सिग्नल है, कोई रेंज है। तो जो भी आपका मीडियम है वो किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी के बीच के फ्रीक्वेंसीज को अपने अंदर से ट्रांसफर होने देगा, इस रेंज को हम कहते हैं बैंड विड्थ। समझ रहे हैं आप? फ्रीक्वेंसीज का रेंज जो कि किसी कम्युनिकेटिंग चैनल से ट्रांसफर हो सकता है उसे बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 किलो हर्ट्ज से लेकर 500 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर कम्युनिकेटिंग चैनल से ट्रांसफर हो सकती है। तो ये जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक का, इसे कहेंगे बैंडविड्थ। इसको क्या कह सकते हैं आप, देखिए 490 किलो हर्ट्ज, ये इसका बैंडविड्थ हो गया, है ना। इसको घटाइए तो यहाँ से यहाँ तक के रेंज को ये पास होने देगा, ठीक है। एक चीज यहां समझ लीजिए, जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा आपके कम्युनिकेटिंग चैनल का, उतना ज्यादा ट्रांसफर रेट या सिग्नल का ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होगा, उतनी ज्यादा फास्टर स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होगा। जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा उतना, ठीक है। तो बैंडविड्थ हमें ज्यादा चाहिए, अगर हमें ज्यादा ट्रांसफर रेट चाहिए तो हमें बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए। दूसरी बात करते हैं डेटा ट्रांसफर रेट की। ये क्या होता है, देखिए हर सिग्नल, जो भी आपका जो वेब है, जो सिग्नल है जो ट्रांसमिट हो रहा है, वो एक सिग्नल पर, मतलब एक सिग्नल मतलब एक साइकिल में एक बिट या एक से ज्यादा बिट डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। बिट मतलब आप समझ गए होंगे, हर जो भी चीज कंप्यूटर में स्टोर होती है वो बिट्स के फॉर्म में स्टोर होती है ना, तो बिट्स के फॉर्म में ही डेटा ट्रांसमिट भी होगी। तो एक बिट या एक से ज्यादा बिट्स को भी एक सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है। तो ऐसे एक सेकेंड में जितने बिट्स ट्रांसमिट होते हैं उसे कहते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। एक सेकेंड में जितने बिट्स ट्रांसफर हो सकती हैं उसे कहते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। तो अलग अलग कम्युनिकेटिंग मीडिया का डेटा ट्रांसफर रेट अलग अलग होता है, और उसमें टेक्नोलॉजी का भी रोल होता है। वो कैसे इनकोड करती है, कैसे बिट्स को ट्रांसमिट करती है, इन सब पे भी वेरी करता है ट्रांसफर रेट। लेकिन ट्रांसफर रेट नापा जाता है किसमें, बिट्स पर सेकेंड में, बिट्स नॉट बाइट्स, है ना। हम लोग पढ़ के आए हैं कि कंप्यूटर में जो सबसे मिनिमम अमाउंट है डेटा का जो कि यूज किया जा सकता है उसे कहते हैं बाइट्स। लेकिन जब डेटा ट्रांसफर होता है तो वो बाइट्स में नहीं होता, वो बिट्स में होता है, क्योंकि एक एक करके ही डेटा ट्रांसमिट होगा। तो जितने बिट्स एक सेकंड में ट्रांसफर हो जाते हैं उसे कहते हैं डेटा ट्रांसफर रेट, और इसको नापा जाता है बिट्स पर सेकंड में। तो कई बार आपको लिखा गया हो कहीं 2 MBPS, है ना, ये स्पीड है कनेक्शन की या किसी नेटवर्क प्रोवाइडर की। तो आप इसमें बाइट्स ना समझें, इसको समझे बिट्स। 2 MBPS मतलब 2 मेगा बिट्स पर सेकेंड, 2 मेगा बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद एक चीज और समझ लीजिए, कई जगह लिखा रहेगा ऐसे 2 MBPS, तो इसका मतलब है मेगा बाइट्स पर सेकेंड, और 2 MBPS मतलब क्या समझेंगे, बिट्स पर सेकेंड।
तो मैं जब हम लोग बिट्स और बाइट समझते तब भी मैंने बोला था कि बाइट हमेशा कैपिटल बी से लिखा जाएगा, और बिट्स जहां पे स्मॉल बी आए वो समझ जाना आप क्या लिखा हुआ है, बिट्स। तो ये डेटा ट्रांसफर रेट का मतलब है एक सेकंड में कितना ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट हो जाता है, कितना बिट्स ट्रांसमिट हम कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर किसी कम्युनिकेटिंग मीडिया या किसी कनेक्शन प्रोवाइडर का डेटा ट्रांसफर रेट ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो फास्ट डेटा ट्रांसमिट करवाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्विचिंग टेक्निक की। स्विचिंग टेक्निक क्या होता है, देखिए स्विचिंग टेक्निक क्या होता है, आपके पास एक रिसीवर है, सपोज आपके पास एक सेंडर है, सेंडर जब भी डेटा कम्युनिकेशन होगा एक सेंडर होगा, और आपके पास एक रिसीवर है। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा ये, ठीक है, ठीक है। और बीच में क्या है, कम्युनिकेटिंग मीडिया। अब मान लीजिए कि आप किसी कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को मेल भेज रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर एक तार से जुड़ा तो है नहीं, जिसको आप भेज रहे हैं उसका कंप्यूटर और आपका कंप्यूटर एक तार से तो कनेक्टेड है नहीं। इसके बीच में एक बहुत बड़ा चैनल, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे कहते हैं इंटरनेट, राइट। तो ये इंटरनेट कई जगह वायर्ड से भी जुड़ा रहेगा, कई जगह वायरलेस से भी जुड़ा होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स हैं, है ना। और इस इंटरनेट के अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइसेज है, कहीं राउटर है, कहीं सर्वर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेज हैं। इन्हें नोड्स कहते हैं, NODS, नोड्स। हर डिवाइस जो एक नेटवर्क में रहता है उसे नोड्स कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आप भी इससे किसी न किसी तरह किसी राउटर के थ्रू जुड़े रहते हैं, किसी मॉडेम के थ्रू, मॉडेम को राउटर भी कहा जाता है ना। और ये सब आपस में किसी तरह कंबाइंड हैं, किसी तरह कनेक्टेड हैं, इनके बीच कहीं ना कहीं से किसी तरह कनेक्शन है, और ये कनेक्शन वेरी कर सकता है ना, ये आप पहले से जानते नहीं हैं, ठीक है। तो मान लीजिए, और ये रिसीवर भी किसी मॉडेम के थ्रू जुड़ा है। अब मान लीजिए आपने यहां से कोई मैसेज भेजा इसके लिए, ठीक है, तो ये यहां तक तो पहुंच गया इस राउटर के बाद। अब यहां से यहां इस राउटर तक पहुंचने के लिए इसको क्या करना होगा, इस पूरे इंटरनेट के थ्रू गुजरना होगा। तो ये कैसे जाए, तो इस मैसेज को यहां से यहां पहुंचाने के लिए सही रास्ता कौन सा है चुनने में जो टेक्निक काम आती है उसे कहते हैं स्विचिंग टेक्निक। होता क्या है कि हर नोड पर, मतलब किसी नेटवर्क में हर नोड पर एक स्विच लगा होता है। स्विच कैसा, जैसा हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में यूज करते हैं वैसा, मतलब वैसा ही आप मान सकते हैं। एग्जैक्टली वैसा तो नहीं होता, बट वैसा ही मान सकते हैं। ये ऑन होगा तो किसी से कनेक्ट हो जाएगा, ऑफ होगा तो किसी दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे स्विच लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं, ठीक है। और इन स्विच को जोड़ करके या ऑन ऑफ कर करके हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ कनेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पर मतलब एक स्विच जुड़ा, इससे जुड़ गया, फिर ये स्विच जुड़ा तो इससे जुड़ गया, फिर वो इससे जुड़ गया, ऐसे तमाम एक हम कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं स्विच का प्रयोग करके, ठीक है। तो चूंकि हम स्विच का प्रयोग करते हैं इसमें चैनल या कम्युनिकेशन एक पाथ बनाने के लिए, इसलिए इस टेक्निक को कहते हैं स्विचिंग टेक्निक। तो ये कितने तरह के होते हैं वो देख लीजिए। पहला होता है सर्किट स्विचिंग। स्विचिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये पहले बहुत यूज होता था। पहले मतलब जब टेलीफोन लाइन्स थे ना, होता क्या था, आपने यहाँ से कॉल किया, कॉल गया आपके लोकल टेलीफोन एक्सचेंज के पास। अब आप इसको कॉल कर रहे हैं, तो ये क्या करते थे ये लोग एक्सचेंज वाले कि जहाँ जो इनका नेटवर्क है उसमें स्विच को, मतलब इस स्विच को ऑन ऑफ करके एक परमानेंट कनेक्शन, एक लॉजिकल कनेक्शन ऐसे क्रिएट कर देते थे इसके बीच। मतलब एक टेम्पोररी डायरेक्ट कनेक्शन आपका इस टेलीफोन के साथ बन जाता था, क्योंकि इसके बीच बहुत सारे, यहाँ भी स्विच है, यहाँ भी स्विच है, ये स्विच किसी तरह आपस में कनेक्ट होकर यहाँ वाला इससे, यहाँ वाला इससे, ऐसे एक परमानेंट, मतलब परमानेंट कनेक्शन बन जाता था। लेकिन वो टेम्पोररी होता था। परमानेंट का मतलब है एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता था इस फोन से उस फोन तक, मतलब इस सेंडर से रिसीवर तक। और फिर अब आप बात करिए आराम से, जैसे ही आप फोन रखते थे ये सारे स्विच अपने पुराने स्थिति में आ जाते थे और ये कनेक्शन खत्म हो जाता था। मतलब ये कनेक्शन टूट जाता था। ये कनेक्शन कैसा होता था, टेम्पोररी। आपका फोन खत्म, आपने बात करना खत्म किया, ये कनेक्शन खत्म हो गए। समझ में आई बात आपको? इसको कहते हैं सर्किट स्विचिंग, क्योंकि एक सर्किट बनता था, इसमें एक सर्किट बन जाता था कनेक्शन का, इसलिए इसे कहते हैं सर्किट स्विचिंग, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात हम करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि इसमें एक परमानेंट, मतलब एक डायरेक्ट पाथ बनाना पड़ता था। तो इसमें होता क्या था कि जो स्विच इस पाथ को बनाने में यूज हुआ, जो नोड्स इसमें यूज हुए हैं, वो ऑक्यूपाई हो जाते थे। फिर उनका दूसरा प्रयोग तब तक नहीं हो सकता था जब तक ये फोन कट ना हो जाए। मतलब एक आदमी मान लो 4 घंटे बात कर रहा है, तो ये जितने स्विच यूज हुए हैं, जितने नोड्स यूज हुए हैं इस पाथ को बनाने में, वो अब
इंगेज्ड हो गए हैं, अब वो दूसरे किसी कनेक्शन के काम नहीं आ सकते फिलहाल के लिए, जब तक ये कॉल ड्रॉप ना हो जाए या रखा ना जाए, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया गया, एक दूसरा टेक्निक यूज किया गया जिसे कहते हैं मैसेज स्विचिंग, जिसे कहते हैं मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग, इसमें क्या होता है, देखिए मैसेज स्विचिंग में क्या होता है कि सेंडर ने जो मैसेज भेजा, ठीक है, उसको क्या किया जाता था कि कई टुकड़ों में बांट दिया जाता था। मैसेज स्विचिंग में क्या होता था कि जो यहां से मैसेज गया उसको क्या किया गया कि कई टुकड़ों में बांट दिया गया, मतलब एक बड़ा सा मैसेज है हमारे पास, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और इन टुकड़ों को क्या किया, अलग अलग रास्ते से भेज दिया, अलग अलग रास्ते से, अलग अलग रास्ते से भेज दिया, ठीक है। तो जो भी बेस्ट और फ्री रास्ता मिलेगा वो वहां से मतलब वो उस रास्ते को फॉलो करेगा। जैसे इस राउटर के पास आया, इससे एक मैसेज का जो टुकड़ा है वो इस रास्ते, इससे यहाँ गया, यहाँ से गया, यहाँ से पहुंच गया, दूसरे को ये फ्री मिला, यहाँ गया, यहाँ से ये फ्री मिला, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर दूसरा कोई और ही रास्ता लिया था वो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ऐसे अलग अलग मैसेज के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग रास्ते चुन के और रिसीवर तक पहुंच सकते थे, और रिसीवर फिर क्या करता है, उनको आपस में कंबाइन करके पूरा मैसेज बना लेता है। इसे कहते हैं मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में प्रॉब्लम क्या होता था कि ये जो साइज है मैसेज के, ये अनइवन होते थे और इनमें कोई खास रूल नहीं था। तो कई बार क्या होता था, कोई पाथ के थ्रू ये गए और कोई लॉस्ट हो गए, तो बहुत टाइम लग जाता था। मैसेज स्विचिंग में क्या होता था कि अगर कोई पाथ को इसने फॉलो किया और मैसेज का चूंकि साइज वेल डिफाइंड नहीं था, तो हो सकता था कि जिस पाथ को उसने चुना उसका बैंडविड्थ कम है, उसका डेटा ट्रांसफर रेट कम है, तो उसको बहुत समय लग गया, है ना। तो ये रिसीवर समझ सकता कि वो डेटा लॉस्ट हो गया, तो क्या करता था, ये फिर से एक मैसेज भेजता था कि ये नंबर का पैकेट, ये नंबर का जो पार्ट है वो मुझे नहीं मिला, तो सेंडर फिर उसको फिर से सेंड कर दिया जबकि वो सेंडिंग अवस्था में था। तो ये सारे इश्यूज आते थे मैसेज स्विचिंग में। इसलिए इसका ही एक मॉडिफाइड वर्जन, तीसरा स्विचिंग बनाया गया टेक्निक, जिसे कहते हैं पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या किया गया कि एक जो मैसेज है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में बांट दिया गया, उन्हें छोटे पार्ट्स, मतलब जैसे मैसेज स्विचिंग में होता था वैसे ही इसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया। लेकिन अब जो पैकेट्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स बने, उनका एक खास नाम दिया गया, उन्हें कहा गया पैकेट्स। उन्हें क्या कहा गया, पैकेट्स। और इस पैकेट्स में क्या खासियत थी कि इसका साइज वेल डिफाइंड था। इसका साइज डिफाइन होता है एग्जैक्टली जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है कि कौन सा किस टाइप का ये नेटवर्क है, किस नेटवर्क में ये जाने वाला है, इन सब चीज़ों को बेस पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, इन सब के आधार पर पैकेट की साइज डिफाइन होती है और फिर उसी साइज के पैकेट्स में ये बांट दिया जाता है। और पैकेट का दो पार्ट होता है, एक होता है हेडर, HADER हेडर, और दूसरा पार्ट बॉडी जिसमें एक्चुअल मैसेज रहता है, ठीक है। तो हर पैकेट के पास एक हेडर, एक मैसेज पार्ट रहता है, और एक बड़ा मैसेज छोटे छोटे मैसेजेस के पार्ट्स में बढ़ जाते हैं जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। और ये पैकेट अलग अलग रास्ते को चुन के रिसीवर तक पहुंचते हैं। फिर रिसीवर क्या करता है, हर पैकेट को उसके नंबर के हिसाब से फिर से सजा लेता है, उसके हेडर को निकालता जाता है, खाली मैसेज को उस क्रम में सजा लेता है, फिर ये पूरा का पूरा मैसेज इसको मिल जाता है। इसे कहते हैं पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग फास्टर है, ज़्यादा रोबस्ट है। रोबस्ट मतलब इस पर विश्वास ज़्यादा किया जा सकता है। अगर कोई डेटा लॉस हो गया तो जल्दी से रिकवर हो जाता है, क्योंकि पैकेट्स के साइज बहुत छोटे होते हैं, इनको सेंड करना बहुत आसान होता है, जबकि मैसेज स्विचिंग में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये स्विचिंग टेक्निक थे, 3 स्विचिंग टेक्निक हमने देखे। पहला सर्किट स्विचिंग, दूसरा मैसेज स्विचिंग, तीसरा पैकेट स्विचिंग। आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार लिख देता हूं, स्विचिंग टेक्निक, 3 स्विचिंग टेक्निक है। आपको मेनली कई जगह 2 ही मिलेंगे, बट 3 है एक्चुअली में। सर्किट, जिसमें एक टेम्पोररी क्या बनाया जाता है, स्विच का यूज करके पाथ, डायरेक्ट पाथ सेंडर से रिसीवर के बीच। दूसरा है मैसेज स्विचिंग, इसमें क्या किया जाता है, मैसेजेस को डायरेक्टली बिना बहुत ज़्यादा, इसमें कोई रूल नहीं रहते, बाउंडेशन नहीं रहता, और मैसेजेस को अलग अलग रास्ते से भेजकर वहाँ रिकवर किया जाता है। तीसरा है पैकेट स्विचिंग। पैकेट्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे वेल डिफाइंड साइजेस होते हैं, साइज डिफाइन किए जाते हैं सेंडर और रिसीवर के एग्रीमेंट से, और फिर इनको हेडर के साथ डेटा को भेजा जाता है, और जो कि रिसीवर के पास जाकर फिर से कंबाइन कर लिए जाते हैं। तो 3 तरीके के स्विचिंग टेक्निक हमने पढ़ लिए, ठीक है। इसी को कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं, है ना, जो कि हमने 5 कंपोनेंट्स में से ये चौथा कंपोनेंट है, ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है।
देखिए ये कितने तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। पहला वायर्ड, दूसरा वायरलेस। बहुत आसान चीज़ें ये आपको समझ में आएंगी क्योंकि आप इसका डेली यूज़ करते हैं। जब दो डिवाइसेस वायर से जुड़ जाएं तो उन्हें वायर ट्रांसमिशन मीडिया कहेंगे, और दूसरा जबकि वायर ना रहे और फिर भी इनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा हो तो ऐसे मीडिया को वायरलेस मीडिया कहते हैं। वायर्ड का एक और नाम है गाइडेड, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, हम गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है इनको। गाइडेड, गाइडेड क्यों कहा जाता है कि मान लीजिए आप दो डिवाइसेस के बीच में आप तार जोड़ दिए, वायर कर दिया आपने, वायर जोड़ दिया, तो अब क्या हुआ, आपने डेटा ट्रांसमिशन को एक गाइड दिया ना, एक रास्ता दिया ना, एक पाथ दिया, उसको एक निश्चित पाथ दे दिया, यानी कि वो गाइड हो रहा है इस वायर के थ्रू। गाइड, उसको कोई गाइड मिल गया है ना, कोई गाइड कर रहा है, कौन, ये तार, कि इधर से ही जाना है। तो ऐसे मीडिया को इसलिए इन्हें कहा जाता है गाइडेड, क्योंकि इसमें एक खास तरीके का रास्ता है, उसी से डाटा को जाना है। वायरलेस को कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। तो ये आपको अब ये समझ में आ गया होगा अनगाइडेड मीडिया क्यों कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब वायरलेसली आप डेटा ट्रांसमिट, जैसे डिवाइस है और डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, तो वायरलेसली जब ये करता है तो डेटा ऐसे ट्रांसमिट होता है, इसको कोई गाइड नहीं है, हर तरफ फैलता है। इसके रेंज के बीच में जो कोई भी, अगर कोई दूसरा डिवाइस इस रेंज के बीच में आ गया तो इसके डाटा को ट्रांसमिशन हो जाएगा, लेकिन कोई डिवाइस इस रेंज के बाहर है तो ये जान ही नहीं पाएगा कि ये कुछ डेटा ट्रांसमिट कर रहा है ना। तो ये चूंकि इसमें कोई गाइडेंस नहीं है, हर तरफ इक्वली भागता है, इसलिए इसे कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। क्लियर है, समझ में आई आपको। तो ट्रांसमिशन मीडिया दो तरीके के होते हैं, वायर्ड जिसे गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, दूसरा होता है वायरलेस जिसे कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। अब हम वायर्ड को अलग से देखेंगे, वायरलेस को अलग से देखेंगे। चलिए हम वायर ट्रांसमिशन चैनल, वायर ट्रांसमिशन मीडिया या गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं। देखिए हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से वो चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम वायर ट्रांसमिशन चैनल क्रिएट करते हैं या उनको हम एज अ वायर ट्रांसमिशन चैनल प्रयोग करते हैं। तो उसमें पहला नाम आता है ट्विस्टेड पेयर केबल का। ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें क्या होता है, दो कॉपर के केबल होते हैं, वो आपस में ऐसे ऐसे ट्विस्टेड रहते हैं। ठीक, ट्विस्टेड पेयर केबल कैसा होता है, इस तरीके से केबल्स जो हैं वो आपस में ऐसे ट्विस्टेड रहते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरफेरेंस है वो एक दूसरे का ये ख़त्म हो जाता है, तो जो सिग्नल इसमें से ट्रांसफ़र हो रहा है वो प्रभावित नहीं होता, वो करप्ट नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे सस्ता उपकरण होता है और सबसे कम डेटा ट्रांसफर रेट इसमें होता है। इसका प्रयोग लैन में किया जाता है, लैन में। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, हम लैन क्या है हम जानेंगे, बट लैन में सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी का ट्विस्टेड पेयर केबल का किया जाता है। अब देखिए कि ट्विस्टेड पेयर केबल दो तरीके का होता है। ये पहला होता है शील्डेड, SCHIELDED, शील्डेड, और दूसरा होता है अनशील्डेड। ठीक है, देखिए शील्डेड अनशील्डेड में क्या डिफरेंस है कि दो कॉपर के केबल हैं, है ना, ऑफ कोर्स इस पे इंसुलेशन लगा होता है जैसे आप नॉर्मल वायर यूज करते हैं उसी तरह का होता है, बट इन दोनों का जो ट्विस्टिंग है इसके ऊपर से कोई कवरिंग नहीं होती, इसे कहते हैं अनशील्डेड। लेकिन इसके ऊपर अगर एक कवर चढ़ा दिया जाए मेटल का, जिससे कि इसके बाहर जितने भी चीज़ें, अगर बाहर कोई इलेक्ट्रॉनिक वायर जा रहा है या कोई और दूसरे सिग्नल जा रहे हैं, वो इससे इसका इफेक्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तो इसे कहते हैं सील्डेड। इसको सील्डिंग कर दी हमने, ऊपर से कवर अप कर दिया। ठीक है, तो दो तरीके के हो गए, एक शील्डेड एक अनशील्डेड। अब ध्यान रखिए शील्डेड को शॉर्ट में STP कहा जाता है। ठीक है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और अनशील्डेड को UTP कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, इसको कहते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। एक्चुअली केबल का जो C है वो नहीं रहता इसमें, इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। UTP इसका फुल फॉर्म होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, तो ये UTP का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारा वायर ट्रांसमिशन चैनल है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, ठीक है, कोएक्सियल केबल कैसा होता है, जैसा आपने डिश टीवी या फिर एयरटेल, जो भी डिश टीवी जो DTH जो सिस्टम्स होते हैं ना, उनका एक वायर छतरी से आपके घर में आया रहता है, वो काले कलर का वायर। इसको अगर आप ठीक से देखोगे ना तो इसके जो सबसे ऊपर जो काला कलर का कवर रहता है, इसके नीचे ना एक मेस बना होता है, एक मेस, है ना, कैसा, इस तरीके का, इस तरीके का आपने देखा होगा, मेटल का मेश रहता है ये चारों ओर। उसके अंदर फिर एक
इंसुलेटर रहता है, उसमें से एक केबल लगा रहता है, इसे कहते हैं कोएक्सियल केबल, है ना। तो दो इसमें टर्मिनल बनते हैं, एक ऊपर से शील्डिंग टाइप की रहती है, मेश, मेश मतलब जाल एक बना रहता है केबल का, और अंदर एक कॉपर का वायर रहता है ना, इसे कहते हैं कोएक्सियल केबल। तो इसका भी प्रयोग डेटा कम्युनिकेशन में किया जाता है। ये ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा फास्टर होते हैं और इनकी जो बैंडविड्थ होती है वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ये, ठीक है। तीसरा जो केबल है वो है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स केबल, कई बार इसको ऑप्टिकल फाइबर भी कहा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। देखिए ये कैसा होता है, ये एक्चुअली में इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, जो भी हमने दो वायर देखे ट्विस्टेड पेयर और देखा हमने कोएक्सियल, इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स यानी कि वोल्टेज के फॉर्म में सिग्नल्स दौड़ते हैं या ट्रांसफर होते हैं। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, लाइट के फॉर्म में सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं। लाइट के फॉर्म में होने के कारण लाइट की स्पीड आपको मालूम है बहुत ज़्यादा है, तो उतनी तेजी से जो हमारा सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स सबसे फास्टेस्ट वायर्ड मीडिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेजी से इसमें से सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइबर ऑप्टिक्स कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो एक ये प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये लाइट की एक फेनोमेना है, घटना है, जो एक खास सिचुएशन में ही होती है। इसमें होता क्या है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही होती है, लेकिन कुछ जो खास तरीके के सिचुएशंस होने के कारण ये फिर से इसी मीडियम में लौट जाती है ना। ध्यान रखिए कि ये कोई कांच नहीं है जिससे कि इसको लौटना है, ये एक दूसरा मीडियम भी है यहाँ पर, लेकिन ये इसी मीडियम में लौट आती है, इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके फाइबर ऑप्टिक्स बनाया जाता है। इसमें ऐसे एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि इसमें से लाइट सिग्नल को डाला जाए तो वो हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो उसका। इस तरीके से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हम एक छोर पे लाइट को इंसर्ट करवाते हैं और दूसरी छोर पे वो हमें सिग्नल के फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है, और फिर हम इसमें से अपना डेटा को अलग कर लेते हैं, ठीक। तो तीसरा हमारा था फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो आपको पता चल गया कि कौन सबसे स्लोअर है, कौन सबसे ज़्यादा फास्टर है। फाइबर ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा फास्टर है, कोएक्सियल उसके बीच का है, और जो ट्विस्टेड पेयर है वो सबसे कम स्पीड वाला है। अब हम बात करते हैं वायरलेस मीडिया की, या वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल, या वायरलेस मीडिया, या अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। इसमें वायरलेस मीडिया में हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करते हैं ना। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक है। उसके बाद रेडियो वेव्स की खासियत होती है ये दीवार वगैरह को पेनिट्रेट करके अंदर चले जाते हैं। जैसे आपका रेडियो का जो सिग्नल है वो रेडियो वेव्स पे काम करता है, रेडियो वेव से ही रेडियो नाम पड़ा है ना। तो रेडियो वेव्स के जो सिग्नल है ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते, लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो आपका दीवार है इन सबको पेनिट्रेट कर जाते हैं, मतलब दीवार के पार जा सकते हैं। इसलिए आपका रेडियो घर के अंदर है, घर के बाहर है, वो हमेशा चलता रहता है ना, सिग्नल पकड़ लेता है। दूसरा जो है इसमें आता है वो है माइक्रोवेव्स। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत जगह ऐसे 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक मानी जाती है, 300 गीगाहर्ट्ज तक। इसकी खासियत क्या होती है माइक्रोवेव्स की, ये माइक्रोवेव्स बहुत दूर तक यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ये किसी दीवार, किसी पेड़, इन सब चीजों को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, इनको पार नहीं कर सकते। अगर बीच में इसके कुछ आया तो वहीं रुक जाएगा, माइक्रोवेव्स उसको पार करके नहीं जा सकता। इसलिए अगर इसका कोई एंटीना यहां से आप ट्रांसमिट कर रहे हो ना, तो इसी एंगल पर एक दूसरा एंटीना लगाना पड़ेगा दूर, तो यहां से सीधे इस पे जाना चाहिए तो ये इसको रिसीव कर पाएगा। अगर ये एंटीना यहां लगा है, ये सिग्नल ऐसे जा रहा है, और आपने एंटीना रिसीवर यहां लगाया, ये सेंडर था एंटीना और ये रिसीवर था, अगर इसके लाइन में आप नहीं है तो ये इसको रिसीव ही नहीं कर पाएगा, ये इधर अपना चलता चला जाएगा, है ना। इसलिए माइक्रोवेव्स को लाइन ऑफ साइट वेव्स भी कहते हैं, मतलब इसका लाइन है ट्रांसफर होने का, उसी लाइन में आपको रहना पड़ेगा, तभी ये सिग्नल आपको मिलेगा, ठीक है। ये माइक्रोवेव्स है। सैटेलाइट में माइक्रोवेव्स का ही प्रयोग किया जाता है। जो आपका डिश टीवी वगैरह है उसमें आपको याद होगा
कि जो डिश टीवी जो सेट करने वाला होता है वो छतरी को एक खास एंगल पे रखता है ना। खास एंगल पे रखने से मतलब है जिस सैटेलाइट से उसका सिग्नल आ रहा है ना, उसी की पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो एंटीना रहेगा, तभी वो माइक्रोवेव्स को अपने पास रिसीव करके और सिग्नल ले पाएगा, है ना, नहीं तो नहीं ले पाएगा। और तीसरा जो तरीका है इसमें वायरलेस मीडिया में वो है इंफ्रारेड। ये भी एक खास तरीके का सिग्नल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होता है, 400 टेराहर्ट्ज से 900 टेराहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो इंफ्रारेड के जो सिग्नल्स होते हैं ये जो है ये दीवार को बिल्कुल पार नहीं कर पाते और ये बहुत शॉर्ट रेंज के होते हैं, बहुत कुछ ही दूर पर तक जा पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा यात्रा नहीं कर पाते, कुछ दूर मतलब 10 मीटर, ये 10 मीटर के रेंज में ही मतलब ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। तो इंफ्रारेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखिए आप, इंफ्रारेड का प्रयोग आपके रिमोट कंट्रोल्स में किया जाता है ना, रिमोट कंट्रोल्स। क्यों, आप इसका वो देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके घर में 2 टीवी है और 2 सेम टीवी है और 2 रिमोट कंट्रोल है, एक कमरे में एक चल रहा है, दूसरे कमरे में दूसरा चल रहा है, अगर इंफ्रारेड का प्रयोग हम नहीं करें, दूसरे किसी का प्रयोग करें और वो एक रूम में आपने रिमोट से कुछ बटन दबाया तो दूसरे रूम में भी इफेक्ट चला जाएगा ना। तो इंफ्रारेड इन सब प्रयोग के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि दीवार को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो आप एक रूम में सेपरेटली इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 मीटर इसका रेंज होता है। ब्लूटूथ वगैरह जो है आपका, ब्लूटूथ के जितने डिवाइसेज हैं वो सब इंफ्रारेड पे ही काम करते हैं। इसके अलावा जो आपका ईयरफोन आप यूज़ करते हैं, वायरलेस ईयरफोन, उसमें भी इसी ब्लूटूथ का ही प्रयोग किया जाता है। और ब्लूटूथ किसका प्रयोग करता है, इंफ्रारेड सिग्नल्स का, ठीक है। तो ये थे कुछ वायरलेस मीडियाज जिसका प्रयोग डेटा कम्युनिकेशन में किया जाता है। अब एक चीज और डिस्कस करने के लिए बच गया इस वीडियो में, वो है प्रोटोकॉल्स। मैंने शुरू में ही बताया था कि प्रोटोकॉल्स क्या है, रूल्स हैं। देखिए, एक डिवाइस है ये, दूसरा डिवाइस है ना, ये एक कंप्यूटर है, मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, और ये एक मोबाइल है, एक मोबाइल है ये। तो इन दोनों के काम करने का तरीका अलग है, इन दोनों के सिग्नल जनरेट करने का तरीका अलग है। अब अगर इन दोनों के बीच डाटा कम्युनिकेशन करवाना है, सपोज डेटा ट्रांसफर करवाना है ना, तो ये अलग तरीके से काम करता है, ये अलग तरीके से काम करता है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, है ना, इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो इन दोनों के बीच एक कुछ ना कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए जिससे कि ये कुछ डेटा भेजे तो ये समझ जाए, ये कुछ डेटा भेजे तो ये समझ जाए, राइट। तो ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, ये अंडरस्टैंडिंग तब आएगी जब कुछ नियम रहेंगे, कुछ कानून रहेंगे, ठीक है। तो इन्हीं नियम और कानून को कहते हैं प्रोटोकॉल्स। तो जब भी 2 डिवाइसेस कम्युनिकेट करते हैं, डेटा ट्रांसफर होता है, तो वहां पर प्रोटोकॉल्स का रहना बहुत जरूरी है। प्रोटोकॉल्स क्या क्या चीजें डिफाइन करते हैं, प्रोटोकॉल्स ये बताता है कि फ्लो कैसे करेगा, डेटा का फ्लो कंट्रोल करता है प्रोटोकॉल, ठीक है। एक्सेस को कंट्रोल करता है प्रोटोकॉल, ठीक है। कैसे, देखिए एक्सेस को कंट्रोल कैसे, मान लीजिए आपके पास 3-4 डिवाइसेस जुड़े हुए हैं एक ही नेटवर्क से, एक किसी डिवाइस से, ठीक है। अब अगर कोई प्रोटोकॉल, कोई रूल नहीं रहेगा तो सब डेटा एक साथ एक दूसरे को भेजने लगेंगे। इसमें क्या होगा, वायर तो एक ही है या कम्युनिकेशन मीडिया तो एक ही है, उसमें डेटा क्लैशिंग होगी, कोई कहीं डेटा भेज नहीं पाएगा। तो इसलिए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ना। तो एक्सेस कंट्रोल करना कि कौन अभी इस अपने चैनल का प्रयोग करेगा डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, इसका कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन करता है, प्रोटोकॉल्स। किसी सिस्टम पे अप्लाई करते हैं हम इसको, एक मास्टर, किसी भी नेटवर्क में एक मास्टर सर्वर कह लें या एक मास्टर रहता है, मास्टर सिस्टम, मास्टर डिवाइस, जो कि कंट्रोल करता है इस कम्युनिकेशन को। वो किसके थ्रू करता है, प्रोटोकॉल्स के थ्रू। तो जो भी डिवाइस कम्युनिकेट करना चाहती है उसको प्रोटोकॉल्स को मानना ही होता है। दूसरा, प्रोटोकॉल्स फ्लो कंट्रोल करती है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास एक डिवाइस है, एक दूसरा डिवाइस है, और ये डेटा ट्रांसमिट कर रहा है 100 kbps की स्पीड पर, 100 किलोबिट्स पर सेकंड के आधार पर के रेट पर। लेकिन ये जो आपका डिवाइस है, इसकी कैपेसिटी है कि ये 1 सेकंड में केवल 1000 बिट्स को ही संभाल सकता है, मतलब 1 सेकंड में केवल 1000 बिट्स को ही संभाल सकता है। तो अब मान लीजिए ये 1 सेकंड में इसने कितना भेज दिया, 100 किलो बिट्स भेज दिया, लेकिन इसने, ये जो डिवाइस है ये 1000 बिट्स को ही संभाल सकता है। तो बाकी के जो आपके कितने 99 किलो बिट्स जो हैं वो तो ओवरफ्लो हो जाएंगे, उसको ही संभाल नहीं पाएगा, वो खत्म हो गया, क्योंकि अगले सेकंड में ये फिर 100 के भेज देगा।
तो वो डेटा ओवरफ्लो होके लॉस्ट हो जाएगा, पूरा डेटा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए फ्लो कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इस डिवाइस को पता होना चाहिए कि जिस डिवाइस को मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ वो केवल 1000 बिट्स ही एक बार में संभाल सकता है। तो ये एक, भले ही इसके पास फास्ट स्पीड है, ये ज़्यादा रेट पर डेटा भेज सकता है, लेकिन फिर भी ये इतनी रेट पर डेटा भेजेगा ताकि ये डेटा हमारा लॉस्ट ना हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हम देखने वाले हैं जिसका नाम है HTTP, है ना, FTP, TCP। इन सारे प्रोटोकॉल्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ये फर्स्ट पार्ट है डेटा कम्युनिकेशन का। जो दूसरा पार्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे उसे कंप्यूटर नेटवर्क्स या डेटा कम्युनिकेशन पार्ट 2 भी कहेंगे। तो कुछ बातें, कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बच गई हैं, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों को जिसको ज़रूरत हो कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी की, उसको ये शेयर करें। थैंक यू।